हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ओनली वन मैच पॉसिबल. मैच द गिवन कंसंट्रेशंस विद देयर प्रॉपर्टी. ओनली वन मैच इज पॉसिबल. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग तरीके के कंसंट्रेशन गिवन है और उनकी प्रॉपर्टी गिवन है. अब हमें इन्हें मैचेट करना है और हर पार्ट का एक ही मैच पॉसिबल है. सो यहाँ पे कंसंट्रेशन वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है मोलैलिटी, आयोनिक स्ट्रेंथ, पीपीबी और फॉर्मेलिटी. और यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले पार्ट में गिवन है ए आयोनिक सॉल्यूट, बी वेरी लो कंसंट्रेशन, सी 1/2 सिग्मा CZ स्क्वायर, डी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पार्ट किससे करेक्टली मैच हो रहा है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की. तो ये है हमारे पास मोलैलिटी. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. यानी कि बेसिकली हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन सॉल्वेंट में जिसका वेट हम किलोग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमें मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. अब यहां पे अगर हम देखें तो मोलैलिटी में हमारे पास कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है. अब क्योंकि यहां पे कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी. क्योंकि यहां पे हमारे पास मोलैलिटी में जो दोनों टर्म्स आ रहे हैं मोल्स और वेट ऑफ सॉल्वेंट वो दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम डिपेंडेंसी आती है तभी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं है तो मोलैलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी. यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला पार्ट. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास आयोनिक स्ट्रेंथ की बात की गई है. अब आयोनिक स्ट्रेंथ हमारे पास रिफर करती है सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन इन सॉल्यूशन. यानी कि हम जानते हैं कि जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो उसमें कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए हम आयोनिक स्ट्रेंथ टर्म का यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे पास आयोनिक स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो वो होता है 1/2 सिग्मा CZ स्क्वायर. अब यहाँ पे सिग्मा आया क्योंकि हमने कहा हमें सम बताना है तो सम के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला में हाफ इसलिए आया क्योंकि हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ले लिया है तो हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा. देन सी यहाँ पे डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन. जो भी आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उसके कंसंट्रेशन को हमें लिखना है. अब Z यहाँ पे उस आयन के लिए उसकी वैलेंसी डिनोट करता है और हम जानते हैं किसी भी आयन के लिए उसकी वैलेंसी उसका चार्ज बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फेट आयन है तो इसके लिए जो इसका वैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2. यानी कि बेसिकली इस केस में जो Z हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2. सो इस तरीके से हम आयोनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2 सिग्मा CZ स्क्वायर. देन अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्ट की तो उसमें पीपीबी लिखा गया है. पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन. अब ये वाली जो टर्म है वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं 1 ppb ऑफ CaCO3. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चीज गिवन है. इसका ये मतलब है कि हमारे पास 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. सो हम देख सकते हैं कि जब हम 10⁹ पार्ट, अब यहाँ पे पार्ट कुछ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम पीपीबी किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं. अगर हम मास वाले टर्म के लिए डिफाइन करें तो यहाँ पे 10⁹ ग्राम आ जाएगा.
वॉल्यूम डिफाइन करें तो 10⁹ ml आ जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि 1 ppb ऑफ CaCO3 लिखा गया है। इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन का 10⁹ पार्ट लेंगे तो उसमें से केवल एक पार्ट CaCO3 रिप्रेजेंट करेगा। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ppb यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट 10⁹ यूज़ करेंगे तो हमारे फॉर्मूला में बेसिकली बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे या जीरो बहुत सारे आ जाएंगे। तो वो सारी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने ppb टर्म का इंट्रोडक्शन किया। अब अगर हम देखें तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला पार्ट, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है वेरी लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो टर्म गिवन है वो है फॉर्मेलिटी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उसको हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, उसको हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयोनिक कंपाउंड लैटिस फॉर्म करता है और उसी लैटिस के जो यूनिट्स हैं उसको हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी वाला जो टर्म है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन किया जाता है और वो कहता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के उस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, क्योंकि हम जानते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, और यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो प्रेजेंट ही होगा। सो जो काम मोलैरिटी करती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए वो काम फॉर्मेलिटी करती है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट पार्ट हो जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए वो हो जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि ये आयोनिक सॉल्यूट के लिए प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से हमने हर पार्ट जो कि कंसंट्रेशन में गिवन था उसको प्रॉपर्टी से मैच कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।